स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ललित मोदी, द फाउंडर ऑफ IPL, इंडियन प्रीमियर लीग इन इंडिया, वर्ल्ड्स रिचेस्ट क्रिकेट लीग, जिनके ऊपर पिछले 15 साल से इल्जाम है कि ये करोड़ों का घोटाला कर पैसे लेकर भागे हैं। आज भारतीय न्यायपालिका ने इनको क्लीन चिट दे दी। मतलब भारत सरकार ने बार बार इतने सालों में दावा किया है कि ललित मोदी एक भगौड़ा है जिसने भारतीयों का पैसा लेकर भागा, इसको वापस लेकर आएंगे, पैसा रिकवर करेंगे। और सडनली आज पता चलता है शॉकिंग न्यूज में कि इनको क्लीन चिट मिल गई है। जितना आप शॉक्ड है, कोई भी शॉक्ड होगा, क्योंकि जब भी ललित मोदी को हम याद करते हैं तो हमारे दिमाग में वो सभी आर्थिक अपराधी याद आ जाते हैं जो भारत का पैसा लेकर बाहर रह रहे हैं, भाग गए यहां से। और आज हम देखने वाले हैं सेशन में कि जिस $1 बिलियन स्कैम इनके ऊपर इल्जाम था, जो कि आज तो हट गया है, और उस वक्त डॉलर की वैल्यू मतलब आज से हाफ थी, मतलब डबल हो चुकी है। इतने बड़े स्कैम को इन्होंने अंजाम दिया और उसके बाद कोई इनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। पूरे के पूरे साउथ अफ्रीका में जो IPL इन्होंने कराया था, जिसके चलते उनके बाद इनको BCCI ने बर्खास्त कर दिया, इनके ऊपर इल्जाम लग गए। ये कैसे एकदम से मिट गए? मतलब कानून की ऐसी, किस तरह से कानून को पढ़ा गया है कोर्ट में कि ये पूरे के पूरे इल्जाम को आज खारिज कर दिया गया। लेट्स सी। और शुरुआत करने से पहले जरूर बता दूं कि स्टडी IQ पर जितने भी UPSC सिविल सर्विसेज के लिए एस्पिरेंट्स है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, उनकी तैयारी और हुई अफोर्डेबल। मात्र 8,000 रुपए में आप पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल कर सकते हैं, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं सभी सब्जेक्ट्स की। बेस्ट ऑफ द फैकल्टीज आर टीचिंग यू। आपको खुद मैं क्लासेस में GS2, GS4 और ऐसे पढ़ाता मिलूंगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, क्लास से पहले आपके क्लास के फुल फ्लेजेड नोट्स, क्लास के बाद और अगली क्लास से पहले आपको रिवीजन के लिए 1 पेजर नोट्स मिलते हैं, जो कि आपको रिवाइज करने में इतनी मदद करते हैं कि आपके घंटों बच सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको प्रीलिम्स के 75 से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है, मेंटरशिप फैसिलिटी अवेलेबल है। और ध्यान रखिएगा, जितने बच्चे प्रीलिम्स के लिए हमें ज्वाइन करते हैं, कोर्स में प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, उन सब की फीस रिफंड हो जाती है। फ्री में उनको मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है उसके बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। ललित मोदी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगे थे। हम उन सभी इल्जामों को देखते हैं एक एक करके, और यह भी देखते हैं कि कोर्ट में कानून को किस तरीके से देखा गया आज। सबसे पहले इल्जाम की बात करूं तो ललित मोदी ने जब IPL की शुरुआत की, मतलब ही इज द फाउंडर ऑफ IPL, तो वहां पर उनको पहले सीजन में बहुत ज्यादा सक्सेस दिखा। मतलब इंडियन क्राउड ने, वर्ल्ड ऑल ओवर कम्युनिटी ने, क्रिकेट कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया, जिसके बाद सेकंड सीजन के लिए और ज्यादा टीम्स लेकर आने की बात होती है। और उस बोली के लिए, नई टीम्स की बोली के लिए, ललित मोदी खुद ब खुद कुछ ऐसी कंडीशंस रखते हैं जिसमें दिखता है कि वो कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट ग्रुप्स को वहां पर सपोर्ट कर रहे हैं। 2 कंडीशंस उन्होंने डाली थी। पहली कंडीशन कि जो भी बोली लगाएगा उसके पास $1 बिलियन की नेटवर्थ होनी चाहिए और एक बैंक गारंटी होनी चाहिए $100 मिलियन की। मतलब ये दिख रहा था उस वक्त में ये कुछ ना कुछ 2-3 ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि उनको एक IPL टीम मिल जाए, और उसमें सीधा सीधा नाम आता है बाहर वीडियोकॉन ग्रुप और अडानी ग्रुप का, कि इन 2 ग्रुप्स को सपोर्ट करना चाहते थे, जिस वजह से इन्होंने ऐसी एक टफ बिडिंग कंडीशंस रख दी, जिसको BCCI ने, मतलब जैसे उनको पता चलता है वो इसको खत्म कर देते हैं और फिर से नई फ्रेश बिड्स वो शुरू करते हैं। और इस पैनल में BCCI की तरफ से अरुण जेटली साहब को बिठाया जाता है, जो इस बात को बाहर लेकर आते हैं कि ये जो कंडीशंस हैं वो खुद ललित मोदी ने लगाई थी, जिनके पास अथॉरिटी नहीं थी इस काम को करने की, बट फिर भी इन्होंने किया। और दूसरी बात, जितने भी IPL की डिजिटल राइट्स है, मोबाइल और वेबसाइट के राइट्स है, मतलब वेबसाइट बनेगी, मोबाइल पे ऐप होगा, इस सारे के सारे राइट्स को ललित मोदी खुद के दामाद गौतम बर्मन को सौंप देते हैं, जो कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जब भी आप एक मैनेजरियल पोजीशन पर प्रेजेंट है, आप अपनी अथॉरिटी का, पावर का अब्यूज करते हुए अपनी फैमिली में ही आगे राइट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। और ये तो, इसके बाद देखिए कि जो $1 बिलियन का स्कैम इनके ऊपर डाला जाता है कि आपने $1 बिलियन की डील को कैसे खेला, उसको समझते हैं आज। IPL की जब शुरुआत की जाती है 2008 में, तो देखा जाता है कि हम पूरे का पूरा जो ये क्रिकेट का प्रीमियम लीग है, इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स किसको मिलेंगे, मीडिया राइट्स किसको मिलेंगे, जो कि आज भी हम देखते हैं कि जियो हॉटस्टार पर सब देखते हैं IPL जब भी शुरू होता है। तो ये मीडिया राइट्स बहुत बड़ी बात थी, और इन राइट्स की कीमत उस वक्त की बात करूं तो $1 बिलियन के आसपास आ जाती है। अब इस $1 बिलियन के लिए इनको 2 कंपनीज में ये राइट्स को स्प्लिट कर देते हैं।
एक को टीवी राइट्स देते हैं और दूसरी कंपनी को ये इंटरनेशनल राइट्स, या हम बात करें रेडियो राइट्स और डिजिटल राइट्स। धीरे धीरे लोग वो लाइव स्ट्रीमिंग की तरफ भी चल जाते हैं। आज से 15 साल पहले की बात करूं तो लाइव स्ट्रीमिंग का इतना ज्यादा तब क्रेज नहीं था। तो यहां पर ये सोनी ग्रुप को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। मतलब टोटल जो राइट्स हैं ये 10 साल के हैं, जिसमें से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट सोनी ग्रुप मतलब एमएसएम ग्रुप को मिलता है। और उसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल रेडियो और डिजिटल राइट्स हैं ये वर्ल्ड स्पोर्ट्स ग्रुप WSG इंडिया को देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर। और सोनी ग्रुप को बोला जाता है कि अगर तुम्हें अगले 5 सालों की भी राइट्स चाहिए तो तुम $25 मिलियन और दे दो, तुम्हें वो भी मिल जाएंगे। अब इन राइट्स के साथ सोनी के ऊपर शुरुआत हो जाती है आईपीएल की। द थिंग्स गो एज पर द डील। अब इसमें ट्विस्ट क्या होता है कि सडनली मतलब ये अगले साल ये सोनी के जो राइट्स मिले हैं उनको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में टीवी राइट्स, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, वो कैंसिल कर देते हैं। और वो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ये WSG इंडिया की एक ऑफशूट कंपनी जो कि मॉरिशस में बेस्ड है उसको सौंप देते हैं। और इस डील को जब देखते हैं मतलब बीसीसीआई के द्वारा ये एग्जीक्यूट की जाती है कि सोनी के टेलीकास्ट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कैंसिल हो जाते हैं। अब यहां पर कैच पॉइंट क्या है कि सोनी एमएसएम को वापस वो राइट्स चाहिए होते हैं। अब उनको बोला जाता है कि अगर तुम्हें राइट्स चाहिए तो तुम WSG मॉरिशस जिसको सौंपेंगे उससे ले लो। और इस डील को बीसीसीआई को बिना बताए ललित मोदी रात के 3 बजे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं। मतलब जो अब ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, क्योंकि बीसीसीआई को भी दिख रहा था कि आईपीएल का क्रेज जो आपने सोचा था उससे भी ज्यादा है, तो हमें इसके ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स है और महंगे बेचने चाहिए। तो ये 3 AM पॉपुलर डील बोली जाती है, रात के 3 बजे जो एग्जीक्यूट किया गया। इनको सोनी को जो वापस राइट्स चाहिए अब वो WSG मॉरिशस से ले लेते हैं। बट इसके बीच में इनको लगभग $80 मिलियन, 425 करोड़ उस टाइम के हिसाब से बात कीजिए, 425 करोड़ रुपए बोला जाता है कि तुम WSG मॉरिशस के अकाउंट में डालो। और ऐसा कौन बोलता है? ललित मोदी, जो खुद रात के 3 बजे इस डील को साइन करवा रहे हैं। और ये जब डील साइन हो रही है बीसीसीआई को नहीं बताया जाता। बीसीसीआई को बिल्कुल नहीं पता कि सोनी को वापस राइट्स दिलवाने के लिए इन्होंने 425 करोड़ रुपए जो कि बीसीसीआई के खाते में जाने चाहिए ये WSG मॉरिशस के खाते में डलवा रहे हैं। और मॉरिशस वन ऑफ द टैक्स हेवंस है इन द वर्ल्ड, जहां पर कंपनीज को टैक्स नहीं देना पड़ता। और भारत में ऐसी बहुत सारी शेल कंपनीज आधारित हैं जिनके हेडक्वार्टर्स मॉरिशस या ऐसी कंट्रीज में मौजूद हैं। अब इसको लेकर जब बीसीसीआई को 3 महीने बाद पता चलता है कि रात के 3 बजे ललित मोदी ने ऐसी डील स्ट्राइक करके एमएसजी जो WSG मॉरिशस है उनके अकाउंट में 425 करोड़ डलवाने की बात की है, वो बोलते हैं कैंसिल। वो WSG मॉरिशस की जो उनके पास अथॉरिटी होती है उसको कैंसिल कर देते हैं। और एमएसएम को बोलते हैं अगर तूने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को रिटेन करना है तो 425 करोड़ बीसीसीआई के अकाउंट में डालना पड़ेगा लेजिटिमेटली, क्योंकि क्रिकेटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इन्होंने ही पूरी लीग को देखना है, पूरे मैचेस को देखना है, क्रिकेटर्स को मैनेज करना है, तो बीसीसीआई अकाउंट में जाने चाहिए। तो वहां पर 300 और 125 करोड़ 2 अलग अलग तरीके से एमएसएम कहता है कि मैं बीसीसीआई को दे दूंगा। अब बात आती है कि WSG जो मॉरिशस है उसको दिया गया पैसा और ललित मोदी के बीच में जो पूरा कनेक्शन है उसके बारे में बीसीसीआई कभी भी ओपनली बात नहीं करती, कोई उनके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाती, सिर्फ इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाता है और इनके ऊपर केस दायर किया जाता है कि हमें आपसे रिकवरी चाहिए, ये 425 करोड़ तुमने कैसे ले लिए। अब देखिए यहां पर बीसीसीआई लगभग 10 साल तक ये केस लड़ती है। 2020 में जाकर वो डबल अमाउंट रिकवर करते हैं WSG मॉरिशस से, 850 करोड़। और 2013 में ही खैर ललित मोदी को बीसीसीआई ने सैक कर दिया था आईपीएल के चेयरमैनशिप से, और इनको बीसीसीआई की किसी भी बॉडी, किसी भी कमेटी से लाइफ टाइम बैन कर दिया गया है कि तुमने इतना बड़ा घोटाला और इतनी सारी साइड डील्स जो एक आईपीएल में फाउंडर होने के नाते, चेयरमैन कमेटी का होने के नाते तुमने अपने इन्फ्लुएंस का यूज किया है। अब उस पर आते हैं जिन जिन चार्जेस के चलते ललित मोदी को भारत से भागना पड़ा था। मतलब ये तो बीसीसीआई के साथ उनके रिफ्ट थे, बीसीसीआई की अंदर रहते हुए उन्हें जो अपनी पोजीशन का अब्यूज किया, उसकी पावर का अब्यूज किया। अब यहां पर देखें कि भारतीय सरकार कब इनके पीछे पड़ जाती है, अथॉरिटीज इनके पीछे कब पड़ती है।
अब 2009 की बात हो रही है जब भारत में जनरल इलेक्शंस थे, पूरे देश भर में इलेक्शंस थे उस टाइम पर, और आईपीएल भी उसी टाइम पर होता है। तो भारतीय सरकार ने कहा कि देखिए आपको मतलब हम सिक्योरिटी पर्सनल या अरेंजमेंट्स के लिए पूरा स्टेट पुलिस मुहैया नहीं करा पाएंगे, इलेक्शंस का माहौल है, अभी आईपीएल आप स्किप कर दो इस साल। अभी अभी तो आईपीएल चालू हुआ था और दिख रहा था नरेंद्र मोदी को कि मुझे इसकी पॉपुलैरिटी को मारना नहीं है। अब उनके सामने चैलेंज खड़ा हो गया, जहां पर उनके पास लगभग 21 दिन बचे थे, सीजन शुरू होना था, लीग शुरू होना था, और वो 21 दिन में पूरे के पूरे लीग के लगभग 60 मैचेस को साउथ अफ्रीका शिफ्ट कराने में सफल हो जाते हैं। मतलब आप देखो पिछले जितने भी क्रिकेट के बड़े बड़े टूर्नामेंट हुए हैं, क्रिकेट वर्ल्ड कप है, एशिया कप है, लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स तो आईसीसी नहीं कर पाता, ये पूरे के पूरे टूर्नामेंट को साउथ अफ्रीका में लेके जाने में सफल हो जाते हैं, जहां पर इनको मैसिव अमाउंट ऑफ कैश $50 मिलियन, लगभग 250 करोड़ रुपए उस वक्त के इनको चाहिए होते हैं। और ये सारा का सारा पैसा मतलब कुछ दिनों में ही इंडिया से बाहर चला जाता है साउथ अफ्रीका में पूरी बुकिंग्स करने के लिए, जिसके बाद भारतीय सरकार अथॉरिटीज फ्लैग करती हैं कि इतना पैसा बिना परमिशन के बाहर कैसे चला गया। अब यहां पर कैच पॉइंट क्या है वो देखिए, जिस कानून की वजह से वो फंस जाते हैं और जिस कानून की वजह से आज उनको क्लीन चिट भी मिली है। अब यहां पर देखें, इनको बोला जाता है कि तुम लगभग 250 करोड़ रुपए बाहर ले गए बिना आरबीआई की अप्रूवल के, और ये जो पैसे हैं तुमने अकाउंट बुक्स में घोटाला किया है, तुमने अपनी एंट्रीज छुपाई हैं, और इसके लिए परमिशन तो तुमने ली नहीं है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का तुमने उल्लंघन किया है, तुम्हारे ऊपर करोड़ों का फाइन बनता है। और इस केस को लेकर ईडी ने पिछले 15 साल में अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन को आधारित किया है। अब यहां पर देखें, अब यहां पर दो चीजें समझने वाली हैं ताकि मैं अगली बात आपको समझा पाऊं। एक है कैपिटल अकाउंट, दूसरा है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट होता है कोई भी एंट्री, कोई भी ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट में तब जाती है जब हम उस ट्रांजैक्शन से कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बाहर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं, लोन ले रहा हूं, तो वो चीजें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती हैं। करंट अकाउंट में ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं जिससे मैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, फॉरेन फर्दर इनकम जनरेटिंग एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। मतलब ये एक्सपेंस जाएगा, उस वक्त जो भी काम के लिए ये ट्रांजैक्शन की जा रही है वो चीज उसी पे खत्म हो जाएगी, फ्यूचर से कोई इनकम नहीं उससे जनरेट होने वाली। ठीक, अब इनके ऊपर इल्जाम था कि तुमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है। क्यों? तुमने अकाउंट बुक्स में टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कुछ नहीं बताया कितना पैसा लगेगा, तुमने कुछ अपडेट नहीं दिया, तुमने कोई डायरी एंट्री नहीं रखी, जिस वजह से तुमने कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए तुम्हें फीमा के अंडर चार्ज होना पड़ेगा। पर इनका डिफेंस ये था कि मैंने करंट अकाउंट के अंडर ट्रांजैक्शंस की हैं, मुझे नहीं पता था, मैं मानता हूं कितना पैसा लगेगा, बट ये जो था पैसा, इससे मैंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। हाँ, मुझे नहीं पता था कितना पैसा लगना है, बट मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, जिस वजह से आप मेरे ऊपर फीमा के चार्जेस नहीं लगा सकते। अब कोर्ट में यह फैसला, भारतीय कोर्ट में काफी देर चला है। अब जब रिसेंटली ट्रिब्यूनल ने जो फैसला दिया है, उसने क्या बोला है, उनका कहना यह है कि यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, जिसके अंडर उन्होंने साउथ अफ्रीका में स्टेडियम्स बुक किए, प्लेयर्स के लिए होटल बुकिंग्स की, और जितने भी मिसलेनियस एक्सपेंसेस थे, क्योंकि इनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था इतने छोटे से पीरियड में, इसलिए इन्होंने प्रॉपर अपडेट नहीं लिखी वहां पर। बट एक बात का दावा है कि इन्होंने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है कहीं पर, इसलिए आप कैपिटल अकाउंट के अंडर इनको चार्ज नहीं कर सकते, इसलिए इनको आरबीआई से परमिशन नहीं चाहिए थी। अब ये इन्होंने एक मॉडल को डिस्कस किया जिसमें कॉस्ट प्लस फीस मॉडल की बात की है। मतलब बेसिकली इनको बेसिक कॉस्ट पता थी, बट टोटल कॉस्ट कितनी आई थी इनको नहीं पता थी, इसलिए एंट्री नहीं हुई। तो अब आप इनको कैपिटल अकाउंट के अंदर चार्ज नहीं कर सकते। मतलब पूरी की पूरी भाषा, पूरी की पूरी इंटरप्रिटेशन, समझ 15 साल में उल्टी हो गई। और यहां पर देखें, इन्होंने बोला है कि जो भी आपको लग रहा है कि इन्होंने अकाउंट बुक्स में अपडेट नहीं किया, अकाउंट बुक्स को साथ उन्होंने खिलवाड़ भी किया है, तो यह जिम्मेदारी फेमा के अंदर भी बीसीसीआई की बनती है। बीसीसीआई की एक सब कमेटी जो कि आईपीएल कमेटी थी, उसके चेयरमैन की नहीं बनती। अब इसके चलते बीसीसीआई के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, इनकी जिम्मेदारी बनती है। मतलब बेसिकली बीसीसीआई को भुगतान करना पड़ेगा, ललित मोदी को नहीं। अब इनको क्लीन चिट मिल चुकी है, और जिस वजह से बीसीसीआई की टॉप अथॉरिटीज और उसी के साथ साथ उनके ऊपर पेनल्टी लग गई, और एसबीआई के कुछ अथॉरिटीज जिनको साथ एक्यूजेशन थी कि तुमने ये पूरा का पूरा पैसा कैसे बाहर पहुंचा दिया बिना इन्फॉर्म किए, उनको भी क्लीन चिट मिल गई। अब देखिए, इस पूरे के पूरे मामले में
फेमा को किस तरीके से एक दूसरी इंटरप्रिटेशन दी गई है और फाइनली बीसीसीआई के ऊपर 5 करोड़ का फाइन लगा दिया गया। 4 करोड़ इसलिए कि तुमने अपने अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया, तुमने अपनी प्रॉपरली अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, और 1 करोड़ इसलिए कि जो तुम्हें स्टेडियम की बुकिंग से फीस आई थी, जो पैसा आया था, उसको तुमने भारत लेकर आने में डिले किया। तो टोटल मिलाकर 5 करोड़ में 250 करोड़ के इल्जाम को खत्म कर दिया गया है। और ललित मोदी ने ट्वीट्स किए हैं, मतलब बहुत ही खुशी जाहिर की है, और फेमा की इंटरप्रिटेशन को किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है वो मैंने आपके सामने रख दिया। कैसे वो उस कैपिटल अकाउंट को करंट अकाउंट इंटरप्रिटेशन दी गई है, और अब वो ट्वीट कर रहे हैं कि आई विल बी बैक टू इंडिया सून। अब मैं कोई भी इकोनॉमिक ऑफेंडर नहीं हूं, इकोनॉमिक फ्यूजिटिव नहीं हूं, आई कैन कम बैक टू इंडिया। और चीजें उस तरह से शुरुआत हो चुकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? पिछले 15 साल से हमने ललित मोदी को एक छवि जिस प्रकृति से देखा है, सडनली वो फ्लिप हो गई है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। आपका ज़मीर आपसे क्या आवाज लगा रहा है अंदर से? क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं बोलना चाहता हूं वो शायद मैं पूरी बात यहां पर ना रख पाऊं, और आप जरूर उस बात को कमेंट सेक्शन में पूरा कर सकते हैं। मुझसे कनेक्ट करने के लिए टेलीग्राम आईडी के AIRNZ पर कनेक्ट कर सकते हैं। इसको आप स्कैन भी कर सकते हैं। आपको जो रिक्वायर्ड PDFs होती हैं हमारे सेशंस की, वहां पर मिल जाएंगी। और जितने भी ऐसी चीजें आती हैं, खासकर जहां पर कानून को, सिचुएशन को हमें 360 डिग्री से हमें एनालाइज करना चाहिए, मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। और ध्यान रखिएगा कि स्टडी IQ पर आपकी तैयारी के लिए हर तरीके की हेल्प असिस्टेंस अवेलेबल है। कुछ भी चीज को लेकर कंफ्यूज है, डायरेक्टली मुझे रीच आउट कर लीजिए। बात करना चाहते हैं, नीचे फोन नंबर पर डायल कर लीजिए। वी आर अवेलेबल फॉर यू। वी आर वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन योर एंडोरेंस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम एंड पोस्ट। ध्यान रखिएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।